एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट बिहार जुडिशरी इज़ ऑन द वे। 4 जून को बिहार जुडिशरी का PT है। तो बिहार जुडिशरी के सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंड यू विल सी दैट अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो यहाँ हम कुछ MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एडमिन लॉ हैं वहाँ से पिकअप किए गए हैं। हम ऐसे MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ये डेफिनेशन किसने दी है? डेफिनेशन यहाँ पे दी है और पूछा है किसने दी है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ KC डेविस। KC डेविस की ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स हम देखेंगे तो हमें डेफिनेशन याद रहेगी, है ना। इस तरह से तो रटने पे क्या होगा कि आप भूल भी जाओगे, एग्जाम टाइम में नहीं याद आता। तो इसमें कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इज लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। KC डेविस बात करते हैं पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की, विच इंक्लूड द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो दो चीज़ ध्यान रखेंगे, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज दैट इज़ पावर्स एंड प्रोसीजर्स, और दूसरा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो इन सब की बातें कौन करता है? KC डेविस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू AV डाइसी। AV डाइसी के हिसाब से ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रूल ऑफ लॉ में गवर्न नहीं होती है? ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट एंड वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। ऊपर दिए गए ये तीनों पॉइंट्स दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये रूल ऑफ लॉ में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है क्या कवर होता है, इससे ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कवर नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, AV डाइसी क्रिटिसाइज्ड विच लीगल सिस्टम। किस लीगल सिस्टम को AV डाइसी ने क्रिटिसाइज़ किया था? तो दैट वाज फ्रेंच लीगल सिस्टम। याद रखना है, एकदम डायरेक्टली याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है AV डाइसी ने किस लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था? तो दैट वाज फ्रेंच लीगल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज सिस्टमेटिकली प्रोपाउंडेड बाय। सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन किसने दी थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, और आप देखेंगे कि बिहार में या बहुत सारे स्टेट्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये पॉलिटी के पार्ट में भी आपका कवर होता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, और इनकी बुक का नाम भी पूछते हैं, तो बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स। अभी देखो SOP दिया किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब ये पूछ रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, राइट। सो सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द अदर। फर्स्ट थिंग इज दिस, an organ of the government should not control or interfere with the exercise of its functions by another government organ। या फिर same persons should not form part of more than one of the 3 organs of the government। तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में ये तीनों ही एंगल्स कवर होते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार का जो एक अंग है वो दूसरे अंग के कामों में या उनके किसी भी तरह के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। दोनों का वर्क सेपरेट है, लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव का, इन दोनों का वर्क सेपरेट है। यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैन बी क्लासिफाइड एज। एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, काजी जुडिशियल फंक्शन, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। ठीक है, तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उनको हम इन तीनों कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। द लेजिस्लेटिव ऑर्डर हैज़ टू बी पब्लिश्ड। जो लेजिस्लेटिव ऑर्डर है उसको पब्लिश होना चाहिए, यानी कि जैसे विधायिका कोई भी कोई विधान बनाती है, कोई भी रूल बनाती है, कोई नया लॉ बनाती है, तो उसको पब्लिश होना चाहिए। देखो अगर पब्लिश नहीं होगा तो जनता को पता कैसे चलेगा कि क्या लेजिस्लेटिव ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको नहीं आता है ना अगर ये क्वेश्चन, लेकिन देखो कॉमन सेंस से सुनने से ही लग रहा है कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ें तो सही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द काजी जुडिशियल डिसीजंस रीजन मे नॉट बी गिवन। देखो
कोई भी डिसीज़न दिया गया है, काजी जुडिशल है यानी प्रॉपर जुडिशरी के थ्रू वो डिसीज़न नहीं आया है, किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू आया है, तो रीजंस देना मे नॉट बी गिवन, यानी रीजंस ना दो तो चलेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। द ड्यूटी टू गिव रीजंस अप्लाइज टू लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैन नॉट बी सब डेलीगेटेड। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डेलीगेशन तो होता ही है, इसीलिए हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर ए, द लेजिस्लेटिव ऑर्डर हैज़ टू बी पब्लिश्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अभी क्या बता रहे थे, कौन सा सही, अब क्या बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू रेस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंटल पावर्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेट इंटरेस्ट एंड राइट फ्रॉम इंक्रोचमेंट ऑफ स्टेट। The administrative law governs relations between government and citizens. Administrative law is the law concerning organizations and functions of government at rest. देखो, गवर्नमेंट एट रेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी काजी जुडिशियल फंक्शन। कौन से ऐसे फंक्शन है जिसको काजी जुडिशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, disciplinary proceedings against students, determination of disqualification of members of parliament, and order of preventive detention। इसमें से जो डी है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जुडिशियल ऑर्डर होता है, ठीक है। ये काजी जुडिशियल फंक्शन नहीं, ये जुडिशियल फंक्शन होगा। तो बाकी तीनों तो करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको हम काजी जुडिशियल फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर आपको पता है कि मैजिस्ट्रेट ही देता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, अभी बताना क्या है क्वेश्चन इसमें, लेकिन यहाँ ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, ठीक है। इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, द एक्सरसाइज बाय सबॉर्डिनेट एजेंसी ऑफ लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेटेड टू इट, द सब्सिडरी रूल्स मेड बाय द सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ इन पर्सन्स ऑफ द पावर्स कन्फर्ड, the power of central government to make rules and regulations authorized by the Parent Act, and the amendment made by the Act to suit the changing conditions, ठीक है। इसमें से गलत स्टेटमेंट आपका डी है, द अमेंडमेंट मेड बाय द एक्ट टू सूट द चेंजिंग कंडीशंस। इसके अलावा बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताना है कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, डेलीगेटस नॉट पोटेस्ट, इट इज़ पोटेस्ट डेलीगेयर। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये बहुत आसान है। इसका मतलब होता है द डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, यानी आपको पावर दी गई है रूल बनाने की, तो आप उसको आगे फर्दर नहीं करेंगे, आप ही रूल बनाएंगे। तो इस मैक्सिम का यही मतलब होता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मॉडिफिकेशन द डेलीगेट कैन नॉट चेंज द लेजिस्लेटिव पॉलिसी। ये किस केस में डेवलप किया गया था? ठीक है, ये आपका था दिल्ली लॉज एक्ट 1912, ठीक है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द डॉक्ट्रिनल बैरियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन यूएसए, ठीक है ना। ये तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर को कंसिडर किया जाता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट है उसमें ये काफ़ी बाधा क्रिएट करता है, एक तरह से बैरियर है, विच वॉज अ डॉक्ट्रिनल बैरियर। जो डॉक्ट्रिन्स थी दैट वाज अ वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये पावर्स के सेपरेशन की बात करता था कि तीनों के पावर सेपरेट रहने चाहिए, कोई किसी की के पावर में इंटरफेयर ना करे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या होता है कि एक दूसरे की जैसे कि लेजिस्लेटिव को ये राइट होता है कि वो अपने डेलीगेट कर सकता है रूल्स बनाने की पावर को, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कंसिडर किया गया था एज अ डॉक्ट्रिनल बैरियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडमिन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फंक्शंस में नॉट बी डेलीगेटेड। अब इसमें से कौन से फंक्शन है जो डेलीगेट नहीं कर सकते? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, देखो ये हो सकता है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, ये भी कमेंसमेंट, ये भी हो सकता है। लेकिन जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, उनको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी सबको कर सकते हैं। देखिए, आपको थ्योरी तो पहले पढ़नी पड़ेगी। अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर ये कैसे होगा, तो देखो बिना थ्योरी के नहीं समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मेरे ही वीडियोस आपको इस टारगेट फॉर IQ पे मिल जाएंगे। आप सर्च कर लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर्स बाय उमा त्रिपाठी, आपको मिल जाएगा।
और आप वो सारे लेक्चर्स देख लेंगे, उसके बाद ये जितने भी MCQs हैं बहुत ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एडमिन लॉ को लेके पैनिक नहीं होना है, आप एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारे वीडियोस 2x की स्पीड पे करके देख लीजिए, और उसके बाद आप जितने भी MCQs सॉल्व कर सकें, वो चाहे हमारे चैनल के थ्रू है या आप पर्सनल लेवल पर सॉल्व करें, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परमिसिबल डेलीगेशंस, इसमें से कौन से फंक्शंस हैं जो परमिसिबल डेलीगेशंस हैं, यानी उन पे जो रूल्स बनाना, उनमें कानून बनाना परमिसिबल है, यानी अलाउड है, ठीक है। तो सप्लाइंग ऑफ डिटेल्स, ये ऐसी चीज़ है जो परमिसिबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडी आल्ट्रम पार्टम। ऑडी आल्ट्रम पार्टम का जो सही डेफिनेशन है इनमें से कौन सा है? लिसनिंग टू द अपील, राइट ऑफ फेयर हियरिंग, राइट टू नो रीजंस ऑफ डिसीजंस एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक। इसका राइट आंसर है राइट टू फेयर हियरिंग। ऑडी आल्ट्रम पार्टम मतलब फेयर हियरिंग का अधिकार सबको है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिक्विजिट कंडीशंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर, ठीक है। ऑप्शंस, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, सेंटर है तो प्रेसिडेंट के नाम से बनेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एंड बाय सच पर्सन्स एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगर आपको नहीं भी पता हो फिर भी अगर आप बस ये पॉइंट जान रहे हो ना, पॉलिटी आपने थोड़ा ढंग से पढ़ी है, तो आपको ये समझ में आएगा कि सेंटर की कोई भी चीज़ होती है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है तो इट इज़ मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर आपको बस ये पॉइंट पता है तो बाकी ये दोनों पॉइंट्स तो जैसे इसके कॉन्सोनेंट्स में ही हैं, तो ये करेक्ट आंसर आप यहाँ पे गेस कर लोगे कि डी होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is true when the government contract which does not conform to provisions of article 299 of the constitution, ठीक है। जब 299 से के सापेक्ष में वो सही नहीं रहता तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट अगेंस्ट द पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ। इसका राइट डेफिनेशन कौन सा है? नो मैन इज कल्पेबल ऑफ रेंडरिंग जजमेंट ऑन हिमसेल्फ, नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, नो मैन कैन पनिश हिमसेल्फ, प्रॉपर जस्टिस कैन बी डन इफ द जज इज रिलेटेड टू द पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, अपने ही केस में कोई भी आदमी खुद जज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कौन सा कंट्रोल नहीं है? जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल। इसका राइट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल। बाकी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स दे आर अ कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का कौन सा इनमें से ग्राउंड नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ग्राउंड नहीं है। नॉन पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, नो कंसल्टेशन, सब डेलीगेशन एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सब डेलीगेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड फॉर सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। पहले प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का था, अब सब्सटैंटिव का पूछ रहा है। वेयर पेरेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, where parent act delegates essential legislative functions, where delegated legislation is arbitrary, where mandatory consultation process is not complied with। तो इसका राइट आंसर होगा where mandatory consultation process is not complied with। ये ग्राउंड नहीं है सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स का, ठीक है। बाकी तीनों ग्राउंड्स थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, रूल मेकिंग एक्शन, काजी जुडिशियल एक्शंस या फिर जुडिशियल प्रोसेसेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूल मेकिंग एक्शन। रूल मेकिंग एक्शन के अगेंस्ट आपका जो नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी जुडिशियल प्रोसेस हो गया या काजी जुडिशियल हो गया, इन सब में के अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो किया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल इवन व्हेन द स्टैट्यूट इज साइलेंट।
ये किस केस में कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो AK क्राइपक के केस में ये चीज़ कहा गया था कि नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो काम करेगा। अगर स्टैट्यूट इस बात पे साइलेंट है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नेचुरल जस्टिस शैल ऑलवेज बी फॉलोड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बायस, इनमें से कौन सा बायस का टाइप नहीं है? पिक्यूनरी, पर्सनल, जुडिशियल ऑब्स्टेंसी या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एसेंशियल फंक्शन नहीं है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, कौन सा? राइट ऑफ नोटिस, ओरल हियरिंग, रीजन डिसीजन एंड बोथ A एंड B। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ B, ओरल हियरिंग कोई आपका एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, बाकी राइट ऑफ नोटिस और रीजन डिसीजन तो होते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। When personal hearing is given by one officer and order is passed by another officer, which of the following principles of natural justice are violated? ठीक, रूल अगेंस्ट बायस या फिर रूल टू राइट ऑफ हियरिंग। देखिए यहाँ पे रीजनड डिसीजन है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो यहाँ पे रीजनड डिसीजंस का प्रिंसिपल है वो बायस दैट इज़ राइट टू हियरिंग का जो डिसीजन है, ठीक है, नॉट रीजनड डिसीजन बट राइट टू हियरिंग का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाता है। 28 देखेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 136, 227, ठीक है, 323A और 323B सब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अ ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सारे गलत है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, दैट इज ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स। सारे ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, imposing fetters on discretion, सब delegations are examples of which of the following। ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो देखिए फेलियर टू एक्सरसाइज डिसीजन इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेस और अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन कैन बी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। किस ग्राउंड से होएगा ये? क्या चीज़? एक्सेस या अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है। ग्राउंड्स देखते हैं। लिविंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशन, आर्बिट्ररी एक्शन, एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। तो ये चारों ही ग्राउंड्स हैं जिनमें आपका एक्सेस या अब्यूज़ हो सकता है डिस्क्रिशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द केस ऑफ एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्ज़ा इज़ रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये रीजनेबल रेस्ट का एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। केसेस तो जितने बता रहे हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ से ही आपके ये केसेस लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत चांसेस होते हैं कि रिपीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल टू इशू द रिट ऑफ मैंडमस। कौन सा एसेंशियल ग्राउंड नहीं है? देखिए आपको पांचों रिट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इस पर समझ लीजिए क्वेश्चन आउट ही है, ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट तो देखते हैं। ओके, रिफ्यूज़ल लीगल ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी, रिफ्यूज़ल टू डू द ड्यूटी, लीगल राइट ऑफ द पिटिशनर, इट लाइज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी, कि ये इट डज़ नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल मैंडमस, ठीक है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडमस नहीं इशू किया जाता है। क्या होता है मैंडमस का मतलब? वी कमांड, ठीक है। तो ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं। इसका राइट आंसर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 34। When the court finds that the order is suffering from error apparent on the face of the record, which of the following writs can be issued? कौन सी रिट इशू की जाती है? तो रिट ऑफ सर्शियोरारी। देखिए रिट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रिट्स पे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन ओरिजिनेटेड इन 1809। ओम्बड्समैन का जो डॉक्ट्रिन है या इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? तो स्वीडन में, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल में आपका कहा गया है? तो आर्टिकल 294 आपका
टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था? तो कस्तूरी लाल के केस में टॉर्शियस लाइबिलिटी का डॉक्ट्रिन नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक, द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन टॉर्ट्स, इन क्राइम्स, तो ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। The doctrine of ultra vires is applicable to public corporation. Servants of the government company are civil servants under Article 311 of the Constitution. इसका करेक्ट आंसर क्या क्या है, एक बार ऑप्शंस देखेंगे। 1 and 4 are false, 2 and 4 are false, 2 and 3 are false and none of the above। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 and 4 are false। ठीक है, आपका ये और ये सही नहीं है, बाकी तो सही है। ठीक, 40 देखेंगे, acting under dictation, non-application of mind, imposing fetters or discretion, sub-delegation are examples of which of the following। ये repeated question है बट फिर भी हम इसे देख लेते हैं। failure to exercise discretion, ये उसका एग्जाम्पल है, बट हमें क्वेश्चन सारे ही देखने हैं। क्वेश्चन से जी नहीं चुराना है, पीटी निकालना है, तो आपको बहुत सारे MCQ सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक्सेस और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कैन बी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, लिविंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशन, आर्बिट्ररी एक्शन या एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। तो ये सारे ही ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सेस या अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन हो सकता है, यहाँ पे होगा कैन बी डन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटिनाइजिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेटी के ऊपर है, तो कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, what is the purpose of Article 50 in the Constitution of India? Article 50 का क्या पर्पज़ है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ क्या डिनोट करता है? परवेजिवनेस ऑफ द स्पिरिट, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। इनमें से कौन सा सेपरेशन ऑफ पावर का फीचर नहीं है? Everyone is equally subject to the law. This is not a key feature of separation of power. इसके अलावा बाकी the same person should not form part of more than one of the 3 organs of the government, ये तो है ही। One organ of the government should not control or interfere, ये भी है। One organ of the government should not exercise the function, ये भी है। ठीक है, तो C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, द कोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। ठीक है, ये फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू द, सही है। द एग्जीक्यूटिव मस्ट नेवर बी पुट इन पोजिशन वेयर इट इफेक्टिवली डिसाइड्स अ केस इन द सेंस दैट इट कुड ऑर्डर अ कोर्ट टू डिसमिस अ केस एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द जुडिशरी मेंटेन्स ऑर्डर्स एंड मैनेजेस पब्लिक सर्विसेज। ठीक, द ऑर्गन्स, देखिए पहली चीज़ तो ये काम जुडिशरी का नहीं है, ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब काम एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच कैरीज आउट द लेजिस्लेटिव फंक्शंस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, ये तो सही है। द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैरिंग आउट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर कलेक्टिवली रेफर टू एज एग्जीक्यूटिव, ये सही है। द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द जुडिशरी, सही है, तो यही आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। बाकी हम एलिमिनेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें देखिए, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड कोर्ट्स ईच हैव देयर डिस्टिंक्टिवली लार्ज एक्सक्लूसिव डोमेन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डिस्टिंक्ट एंड, इस तरह से होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इशुएंस ऑफ रिट्स फॉर इन्फोर्सिंग द राइट्स अदर दैन फंडामेंटल राइट। इसका आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 139। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 50, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है? पब्लिक लॉ। ठीक है, तो देखिए अभी हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं, आपके 24-25 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। लास्ट टाइम बचा है, आप जितने ज़्यादा MCQs लगाएंगे उतना ही PT के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए
आगे के फर्दर मैं आपके लिए 50 मोर क्वेश्चंस लेके आऊँगी और इसके अलावा जितने एमसीक्यूज़ पॉसिबल हो पाएंगे वो भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो एडमिन लॉ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके पहले भी बिहार के एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मैं लेक्चर्स लेके आई थी आप लोगों की, उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो इस बार एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलेगी और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एडमिन लॉ में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस, टेक केयर।